हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और अगर आप सब नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, ताकि डेली की क्लास का शेड्यूल और लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन आप सब तक टाइमली पहुँच सके। दोस्तों, SGPGI, UPU, MUS और RML में आप सबको पता कि जीके के 10 क्वेश्चन आने हैं और जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप सबके लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और वहीं से ही इस 10 नंबर को टारगेट करते हुए कुछ 25 बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम सब यहाँ से करने वाले हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगेंस्ट द ग्रेन एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगेंस्ट द ग्रेन। दोस्तों, ग्रेन अनाज होता है और अनाज को बोरियों में रखा जाता है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है बोरिस येल्त्सिन। ऑप्शन जो होगा अपना बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा एक तरीका आप सबको लगाना है, इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स हैं उनके राइटर को रिलेट करेंगे और आप सब आसानी से याद कर पाएंगे। अगेंस्ट द ग्रेन पुस्तक के लेखक हैं बोरिस येल्त्सिन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे इसके बाद, सरहुल नृत्य आर्ट एंड कल्चर से 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाना है आर्ट एंड कल्चर से। तो सरहुल नृत्य किस राज्य से है? झारखंड, अरुणाचल, असम और मेघालय। दोस्तों, सरहुल नृत्य जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन जो होगा हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसको आप सबको बिल्कुल ध्यान रखना है। वहीं अरुणाचल, असम और मेघालय का एक एक इंपॉर्टेंट नृत्य जो है आप सब ध्यान कर लीजिएगा। असम का बिहू बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आज से कि बिहू नृत्य कहाँ पे किया जाता है? असम में किया जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है मुखौटा नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? मुखौटा नृत्य। तो कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है मुखौटा नृत्य। ये भी बहुत फेमस है, इसको भी आप सब ध्यान रखिएगा। और इसके साथ आप एक कर्नाटक का याद कर लीजिएगा। कर्नाटक का एक नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक का कौन सा नृत्य दोस्तों? यक्षगान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों आप सब ध्यान रखेंगे। फटाफट से रिपीट करते हैं। सरहुल नृत्य झारखंड का हो गया, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, असम का बिहू और कर्नाटक का यक्षगान। चारों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है खड़गवासला, देहरादून, हैदराबाद और कोची। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अकादमियां हैं। अगर सबसे पहले हम सब बात करें खड़गवासला, जो आप पहला ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ एनडीए की अकादमी है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे आप सब? खड़गवासला जो है आंसर करने वाले हैं। अगर इंडियन मिलिट्री अकादमी का आप सबसे पूछेगा IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पे है, तो ये देहरादून। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है? तो ये देहरादून में होगा। नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पे है? तो ये खड़गवासला में हो जाएगा। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज अगर आप सबसे पूछता है तो कहाँ पे हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। और IS के बारे में अगर आप सबसे पूछता है, नेवल के बारे में पूछता है, तो आप सब कोची जो है ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, खड़गवासला NDA और IMA कहाँ पे है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंकों में शामिल SBI 1 जुलाई, 11 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई। सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा 1 जुलाई सही आंसर होगा। 1 जुलाई 1955 को जो है, 1 जुलाई 1955 को जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था और बाद में इसका नाम जो है SBI रखा गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसकी पहले स्थापना होती है और स्टेट बैंक का स्थापना का दिवस 1 जुलाई ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 1955। ये नाम और ये साल आप सबको जो है ये ध्यान रखने हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ पे है? तो मुंबई में जो है SBI का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद, मालदीव की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जो डिफरेंट कंट्री हैं उनके संसद का अलग अलग नाम है। जैसे भारत में जो हम लोग संसद कहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में इसका कुछ अलग नाम है और वैसे ही मालदीव की संसद का भी कुछ अलग नाम है। तो यहाँ से पूछें, बताइए किस नाम से जो है मालदीव की संसद को जाना जाता है? कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आप सबको यहाँ से बता दूंगा, आप सब ध्यान रखिएगा। मालदीव, इस मैं से ध्यान रखेंगे, मजलिस। मालदीव की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? मजलिस कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। आप रूस की संसद का नाम ध्यान रखिएगा। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो रूस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहा जाता है। वहीं अगर स्पेन की संसद का आप सबसे पूछेगा तो स्पेन की संसद को कोर्टेस के नाम से जाना जाता है। कोर्टेस स्पेन की संसद को कहते हैं। ब्रिटेन की आप सबको पता ही है, पार्लियामेंटो है, वहीं से हमने लिया है। और जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? बुंडस्टैग। ये तो अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बुंडस्टैग
ये जर्मनी की संसद को कहते हैं, स्पेन की संसद को कोर्टेस कहते हैं, रूस की संसद का क्या नाम हो गया है तो ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। और वहीं एक इजराइल की संसद का नाम और ध्यान रखिएगा, इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। इजराइल की संसद का क्या नाम है दोस्तों, नेसेट। और जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। रिपीट करते हैं, इसमें से मालदीव की संसद को क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। रूस के साथ युद्ध चल रहा है, ड्यूमा, रूस की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। स्पेन कोर्टेस, जर्मनी बुंडस्टैग, इजराइल नेसेट और जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये तो इंग्लैंड की पूछा, आप सबसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताओ। उसके बाद आप सबसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है उनका नाम क्या था। तो ये फर्स्ट जो है वुमेन, लास्ट टाइम भी एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बनी रही थी, अभी आप सब इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर जो है इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और जो नाम आप सब यहाँ से देख रहे हैं, एस बंडार नायके विश्व के किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, एस बंडार नायके। देश कौन सा था, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था, इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ब्रिटेन इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर। और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री एस बंडार नायके। कहाँ की दोस्तों, तो श्रीलंका की थी ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देवधर ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और जिम्नास्टिक। देवधर ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन जो होगा सही आंसर हो जाएगा। क्रिकेट की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है जो अभी हाल फिलहाल जो है चल रही है, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी लास्ट टाइम रणजी ट्रॉफी कौन जीता था, मध्य प्रदेश। पहली बार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीता था। तो रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है और देवधर ट्रॉफी भी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे ही फुटबॉल के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी, अगर आप सबसे पूछेगा कि बताओ संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, तो आप सबका आंसर होना चाहिए फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है वो किस पायदान पे रहा था। टोक्यो ओलंपिक में भारत 46, 48, 42 और 38। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओलंपिक एसोसिएशन है। ओलंपिक एसोसिएशन में भारत का प्रतिनिधित्व जो कर रही हैं उनका नाम है, अभी हाल फिलहाल ही जो उनका चयन हुआ है, पीटी उषा वर्तमान में राज्यसभा की सांसद भी हैं जो 2022 में मनोनीत होती हैं। राष्ट्रपति उनका मनोनयन करते हैं, उन अपने जो 12 सांसद वो आर्टिकल 83 के तहत मनोनीत करते हैं, उसी में पीटी उषा। तो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक की बात कर रहा हूँ हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है 2020 में किस पायदान पर रहा था, जो जापान में खेला गया था 2022 में। और आपसे पदक भी पूछ सकता है, तो आप पदक भी ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत को कुल 7 मेडल प्राप्त होते हैं। 7 मेडल में कैसे याद रखोगे, 1+1 जो मेडल है वो भारत को कौन सा मेडल मिला था, गोल्ड मेडल मिलता है एक, और प्लस में 2 कौन से मेडल मिलते हैं, सिल्वर, और 3 कौन से मेडल मिलते हैं, भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। 3 में आप एक और ऐड करके ध्यान रखेंगे जो हॉकी की संयुक्त टीम को मिलता है। तो इस तरीके से जो है कुल 7 मेडल के साथ भारत 48वें पायदान पे रहा था। तो ऑप्शन जो होगा अपना 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो एकमात्र गोल्ड मेडल लेके आते हैं वो नीरज चोपड़ा लेके आए थे। नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हरियाणा के पानीपत से रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन एवं इसका विज्ञान क्या कहलाता है। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन एवं इसका विज्ञान क्या कहलाता है, जियोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, एक्स बायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन और विज्ञान क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब होती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, 1997-98, 1975-76, 1962 या फिर 2004। दोस्तों जो 1962 वाला ऑप्शन आप सब देख रहे हैं, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1962 में। आयोडीन ध्यान रखेंगे, आयोडीन अल्पता निवारण कार्यक्रम की शुरुआत जो 1962 में होती है। जबकि उसके बाद आप सब 1997-98 का ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन जो होगा अपना ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1997-98 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होती है। और 1975-76 का जो एक ऑप्शन आप सब देख रहे हैं, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1975-76 में होती है। और वंदे मातरम योजना आई थी 2004 में। तो आप सब फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि वंदे मातरम जो योजना है ये किन से संबंधित है, 2004 में आती है। पल्स पोलियो 97-98, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण प्रोग्राम 75-76 में,
आयोडीन अल्पता वाला 1962 में, और वंदे मातरम योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2004 से की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, एक्स या अल्फा किरणों की जो खोज है वो किसने करी थी? विल्हेम रॉन्टेन, मैक्स प्लांक, ई टॉर्सेली और लेविस वाटरमैन। तो लेविस वाटरमैन की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अगर आप सबसे पूछे कि फाउंटेन पेन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप सब आंसर क्या करेंगे कि फाउंटेन पेन की डिस्कवरी जो है वो फाउंटेन पेन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो आंसर करना है लेविस वाटरमैन ने जो है फाउंटेन पेन की डिस्कवरी करी थी। मैक्स प्लांक का क्वांटम मतलब क्विंटल बहुत ज़्यादा होता है, जो मैक्सिमम होता है, तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था, जबकि एक्स किरणों की खोज जो है विल्हेम रॉन्टेन ने करी थी। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विल्हेम रॉन्टन ने एक्स किरणों की खोज करी थी, विल्हेम रॉन्टन ने। और एक डिस्कवरी आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा कि ई टॉर्सेली की महत्वपूर्ण डिस्कवरी क्या है। ई टॉर्सेली ने किसकी डिस्कवरी करी थी? मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत, लेविस वाटरमैन फाउंटेन पेन, अल्फा किरण एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टेन ने करी थी, और ई टॉर्सेली की डिस्कवरी आप सब कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? अगर आप सबसे पूछेगा, देखिएगा भारतीय संविधान की अनुसूची जो है, एक अनुसूची आप सबको ध्यान रखनी है। कौन सी अनुसूची दोस्तों? अनुसूची संख्या 7। इस अनुसूची संख्या 7 क्या कहती है? राज्य भारत के सभी और भारत संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा है। इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची में शामिल हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, जैसे पुलिस हो गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को हो गया है, जैसे कि सेना हो गई है, डिफेंस हो गया है, फॉरेन विदेशी मामले हो गए हैं, डिफेंस लिख देते हैं, ठीक है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, उन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एजुकेशन, शिक्षा। आपके राज्य में आपका स्टेट बोर्ड भी होगा और सीबीएसई का बोर्ड यानी सेंटर का बोर्ड भी होगा, एचबीएसई भी है और सीबीएसई भी है। तो लास्ट टाइम कोरोना से पास करा था बच्चों को, तो एचबीएसई का अपना अलग फॉर्मूला था और सीबीएसई का अपना अलग फॉर्मूला था। तो यहाँ पूछा है कि शिक्षा समवर्ती सूची में, वन संपदा और जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। तो भारतीय संविधान का वो संशोधन कौन सा था? पहला ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान, 36वां और 84वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है जो वर्ष 1976 में होता है। इस संशोधन के तहत ये 3 बड़े महत्वपूर्ण काम जो हैं ये किए गए थे। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक काम और हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें से 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं, 10 मौलिक कर्तव्य ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इनको जोड़ दिया गया था। एक और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये बाद में ऐड किया गया था, और इसके लिए भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन था? क्योंकि बहुत बार पेपर में आता है दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, और ये मौलिक कर्तव्य भी बड़ा महत्वपूर्ण था। 11वां मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके माता पिता या संरक्षक उन बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य है। वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो है उनके संरक्षक उनसे संबंधित था। तो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा मौलिक अधिकारों में भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल अगर पूछेगा तो किस कै के तहत आता है? ये शिक्षा मौलिक अधिकारों में शामिल है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी इसको। मौलिक कर्तव्य का संबंधित, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी है कि माँ बाप या जो गार्डियन है उनका कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के अपना जो बच्चा है उसको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, वो प्राथमिक शिक्षा उनको करवाएं, ये उनकी ड्यूटी बनती है। और सरकार की ये हमारा मौलिक अधिकार भी है कि हम राज्य सरकारें या जो सरकार है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अनुच्छेद 21 कै के तहत ये मौलिक अधिकार भी है। दोनों पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अगर आर्टिकल पूछेगा तो 51 ध्यान रखेंगे आप, 51 कै मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 42वां था। 42वें की 3 बातें आप सबने याद कर ली कि 42वें के तहत वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया, दूसरा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और तीसरा जो है जो मैंने 86वां बताया है आपको 2002 में 6 से 14 साल वाला यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? जो पूर्व में है, करंटली की बात नहीं हो रही है, तीनों पूर्व के हैं यहाँ,
यानी ऐसा होता है जब राष्ट्रीय शोक हो, तो राष्ट्रीय शोक के अवसर पे जो है राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। अब वो कितने दिनों तक झुकाया जाता है? 6, 7, 10 और 12। तो दोस्तों 12 दिनों तक झुका दिया जाता है अगर तत्कालीन जो प्रेजेंटली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन के स्वरूप। लेकिन जो भूतपूर्व हैं उनके लिए जो है 6, 7 और 10 में से बताइए फिर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर 7 दिन के लिए जो है राष्ट्रीय अवकाश होता है और इसमें जो है राष्ट्रीय शोक स्वरूप ध्वज को झुका दिया जाता है। तो 7 ऑप्शन जो होगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद बिजली पर करों से छूट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बिजली पर जो कर हैं उनसे छूट से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? 287, 275, 292 और 293। तो आप सबको याद होगा 292 और 293 जो आर्टिकल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 292, 293 इसको तो आप सबको याद ही रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है कर जो लिए गए हैं उनसे संबंधित हैं। 292 जो है भारत सरकार के द्वारा लिए गए उधार को दर्शाता है। भारत सरकार के उधारियाँ जो है उनको डिनोट करता है 292 और 293 जो है वो राज्य सरकार की उधारियों को बताता है। बिजली पर करों से संबंधित जो है 287 है। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब होती है? हाई कोर्ट 1972 में स्थापित होता है, 1975 में, 2013 में स्थापित होता है या 1987 में मेघालय कोर्ट की स्थापना होती है। दोस्तों एक तरीके से आप सब ध्यान रख सकते हैं मेघ त्रिमणि, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इस तीनों हाईकोर्ट की स्थापना मेघ त्रिमणि 3 है 13 में होता है, 3-13 में आए थे। तो ऐसा ध्यान रखोगे वर्ष 2013 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर हाईकोर्ट की स्थापना होती है। मेघ त्रिमणि की स्थापना कब होती है दोस्तों? 2013 में जो है इनकी स्थापना होती है। चलें अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मेघालय हाईकोर्ट कहाँ पे? शिलोंग। झारखंड राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? पढ़ने में आपको लगता होगा कि इतनी सब चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें बहुत आसान और बहुत आसानी से आप सब याद रख सकते हैं। झारखंड में लोकसभा, भारत की जो संसद है मेरे दोस्त, भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इनसे संबंधित एक आर्टिकल है जो आप सब ध्यान रखेंगे, सरला 79। अगर आपसे पूछेगा बताओ भारत की संसद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आंसर आना चाहिए 79। राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 80। और लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 81 सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में सीटों की संख्या 14, 11, 10, 9। 9 तो 9 केरल में है। 9 कहाँ पे है दोस्तों? लोकसभा में अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो बताइए 9, 10, 11, 14 इन क्वेश्चन का सही आंसर क्या कर देंगे आप सब? झारखंड में सीटों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो सही आंसर होगा झारखंड 14, अखंड भारत। तो झारखंड में जो है सीटों की संख्या कितनी है? 14 हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या कितनी है? 11 है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को जब भी बोला जाता है तो 6 आता है, लेकिन 5 मिलती हैं इसको। कहाँ मिलती हैं ये 5? राज्यसभा में मिलती हैं। वो 6 अपनी ओर जोड़ता है, 6 और 5 11 होके वो लोकसभा में आ जाती हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 11। झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 14। झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 और अपने हरियाणा में 10 जो हैं वो लोकसभा की सीटों की संख्या है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद जीरो बेस्ड बजटिंग का सिद्धांत, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी, बेसिक इकोनॉमिक्स भी आपके सिलेबस में है। तो बताओ जीरो बेस्ड बजटिंग का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? टोबिन, पीटर पायर, दादा भाई नौरोजी और वी.एस. मिन्हास। सही आंसर हो जाएगा जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो पीटर पायर ने दिया था। तो ऑप्शन जो होगा बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अपने दादा भाई नौरोजी ने विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने निकाली थी? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, तो पर कैपिटा इनकम भी सबसे पहले किसने निकाली थी भारत में? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। उस समय कितनी थी? 20 रुपये थी। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। उसके बाद 1911 में एफ सिरोस ने निकाली थी। एफ सिरोस ने भारत में प्रति व्यक्ति आय निकाली थी 49। और आज़ाद भारत की सबसे पहले जो है प्रति व्यक्ति आय और जो भारत की राष्ट्रीय आय है वो किसके नेतृत्व में निकाली गई थी? तो भारतीय वाणिज्य विभाग ने एक समिति बनाई थी 4 अगस्त 1949 को। वो समिति जो है जिनकी स्मृति में हम नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, पीसी महालनोबिस ने
तो उस समय भारत की राष्ट्रीय आय जो है आज़ाद भारत में 225 रुपये निकाली गई थी, प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये थी, सॉरी 8710 जो है करोड़ वो राष्ट्रीय आय थी भारत की। 3 ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा कि बताओ भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में 20, एफ फिरोज ने 1911 में, आज़ाद भारत में 225 रुपये। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया? विकास का सिद्धांत। जीरो बेस्ड बस्टिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो पीटर पायर ने दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, मूल्य में वृद्धि होने पर जो गिफिन वस्तुएं हैं उनका क्या होता है? गिफिन वस्तुएं बहुत निम्न, बहुत लो कोटि की होती है भैया, निम्न को बहुत। तो गिफिन वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होता है? मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही केवल ऐसा है जिसमें क्या होता है कि अगर जो गिफिन वस्तुएं हैं उनके मूल्य में वृद्धि होती है तो उनकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। बाकी आपने देखा होगा कभी भी जब मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, लेकिन गिफिन वस्तुएं जो होती हैं क्योंकि लो लेवल की होती हैं तो इनकी जो है मांग भी बढ़ जाती है जब मूल्य में वृद्धि होती है तो, और कमी होगी जब मूल्य में तो क्या होगा? मांग घट जाएगी। नेक्स्ट है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना जो है कब की गई थी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 1958 में की गई थी, 1986 में, 1954 और 1981। दोस्तों इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, और अगर आपसे पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आंसर आएगा न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, गर्सिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चलो ये वाला आंसर करो सबसे पहले, गर्सिया, क्योंकि मैंने कहा था ट्राइब से, आर्ट एंड कल्चर से पेपर में प्रश्न आना ही आना है। तो बताओ गर्सिया जनजाति नागालैंड, राजस्थान, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश? ये जनजाति नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है। गर्सिया जनजाति कहाँ की है दोस्तों? राजस्थान की एक फेमस जनजाति है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक जनजाति है दोस्तों थारू जनजाति। ये थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति। तो कुछ अपवाद वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप सबको ध्यान रखनी होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ये आप सबको ध्यान हो, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अच्छा ये बताइएगा कि भारत में सबसे पहले जो है सनराइज कहाँ पे होता है? सूर्योदय जो है वो भारत में सबसे पहले किस राज्य में सनराइज होता है? सूर्योदय भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? कोची, मेघालय, मदुरई और नेत्रहाट। भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को कहते हैं। मेघालय को मेघों का घर भी कहते हैं। मेघों का घर भी किसे कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। मदुरई जो है वो उसे त्योहारों का नगर कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरई को कहा जाता है त्योहारों का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, बादामी क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? अलग अलग तरह की क्रांतियां आई थी, जैसे आप सबको ने सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा कि हरित क्रांति, वैसे एक क्रांति है बादामी क्रांति। तो अगर पेपर में पूछा गया हो आप सबसे कि बादामी क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तो आप सब क्या आंसर करने वाले हैं? सही आंसर हो जाएगा, बादामी क्रांति का संबंध जो है वो मसाला उत्पादन से है। झींगा मछली के उत्पादन से भी संबंधित था, तो गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है, और मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। नेक्स्ट है, मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून हैं। मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून हैं, ये स्टेटमेंट किसका? लुई फोर्टीन, वोल्टेयर, जोसेफ मेजनी और नेपोलियन। तो मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून, तो ये इंपॉर्टेंट कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा लुई फोर्टीन। लुई फोर्टीन ने कहा था मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून है। और जो वोल्टेयर आप सब यहाँ से देख पा रहे हैं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो डबल स्टार कर लीजिएगा, ये बहुत खास है। इन्होंने क्या कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। एक सिंह का शासन जो है वो उत्तम है 100 चूहों की अपेक्षा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है ये किसकी आई है? वोल्टेयर की आई है। फ्रांस की क्रांति में हम सब इन चीज़ों को पढ़ के आते हैं। फ्रांस की क्रांति से आप सब कमेंट करके बताइएगा, 3 शब्द भारतीय संविधान में हैं जो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कौन से? एक है समानता, एक है स्वतंत्रता, एक समानता एक स्वतंत्रता, और तीसरा आप सब बताएंगे और आप सबको बताना है कि ये किस क्रांति की देन है। तो फ्रांस की क्रांति की देन समानता, स्वतंत्रता और तीसरा शब्द जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, कारकोट वंश की स्थापना जो है वो किसने करी थी? पहला ऑप्शन है बीटा प्रथम, दुर्लभवर्धन, बृहस्पति पंचम और विष्णुवर्धन। तो कारकोट राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दुर्लभवर्धन ने जो है कारकोट राजवंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद,
हर्यक वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का उदय होता है? हर्यक राजवंश के बाद मगध पर किसका उदय हुआ था? नंदवंश, मौर्य वंश, शिशुनाग और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर होगा बिंबिसार ने करी थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी। इसके बाद जो है कौन सा वंश आया था? तो शिशुनाग वंश आया था। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो शिशुनाग ने ही जो है इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद कौन सा वंश आया था? नंद वंश आया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नंद वंश की स्थापना किसने करी थी? महापद्म नंद। और उसके बाद आया था मौर्य वंश, और मौर्य वंश की स्थापना आप सबको पता हो चंद्रगुप्त ने करी थी। मौर्य वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी। तो तीनों पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। और आज का होमवर्क आप सबके लिए, आज जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन आप सबके लिए है। तो किस वायसराय ने कृषि विभाग की स्थापना करी थी? तो कृषि को एक विभाग के रूप में किसने स्थापित करा था? वायसराय पूछा है, कहीं आप सब कुछ और सोचने लगे। नॉर्थब्रुक, रिपन, लिटन और मेयो। तो कृषि को विभाग के रूप में सबसे पहले किसने स्थापित करा था? अगर हम सब सल्तनत काल पढ़ के आते हैं, सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में जो है कृषि को एक विभाग के रूप में किसने स्थापित करा था? ये आसान है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वायसराय आप सबको कमेंट करके बताना है। कृषि के लिए तुगलक वंश बहुत खास रहा था। गयासुद्दीन तुगलक आया था, सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, देखते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक और शेयर ना जरूर कर दें।